बहू को देखते ही ससुर जी क्यों बौखला गए। क्या सोच रहे हैं? बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए ना। कब से बेचारी घूंघट में आंखें बंद किए बैठी है। ससुर जी हाथ में साड़ी और कंगन का जोड़ा लिए मौन खड़े रह गए। उनको बहुत देर तक खड़े रहना मानो पहाड़ लग रहा था। मुझे तो चक्कर जैसा आ रहा है, कहते हुए उन्होंने नजदीक रखे हुए सोफा का सहारा लिया और तेजी से फंक्शन वाले हॉल से निकलकर बाहर अपने कमरे में निकल आए। कमरे में आकर वे धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मीलों दौड़कर आए हों। पीछे पीछे उनकी पत्नी सुलोचना भी दौड़ी दौड़ी आई। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर सा आ गया है, आप आराम करें। लगता है शादी का तला और मसालेदार भोजन एवं नींद की कमी आपको ये तकलीफ दे गई। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, यहाँ किसी को मत आने देना। हाँ हाँ जरूर, मैं बाहर बोल कर आती हूँ। नहीं सुलोचना, तुम भी कमरे में मत रहो। सुलोचना के पति शेखर जी एकांत में ही अपने मन की गुत्थी को सुलझाना चाहते थे। बहू को देखने के बाद अचानक उनके मन में जो स्थिति एकदम से सामने आ गई थी, उसे जीवन पर्यंत कैसे निभा पाऊंगा, इसी बात को लेकर वो एकांत में विचार करना चाहते थे। पत्नी को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने उसे भी वहां रुकने से मना कर दिया। फिर कुछ सोच पत्नी ने लाइटें बंद की और बाहर निकल गई। धीरे धीरे घर में सन्नाटा फैल गया। पत्नी 2-3 बार झांक कर आई। शेखर जी आंख बंद किए लेटे रहे। एक बार उनका बेटा दीपू भी आकर झांक गया, लेकिन पिता को आराम से सोता देखकर चुपचाप बाहर निकल गया। शेखर जी वास्तव में सो नहीं रहे थे, बल्कि सोने का नाटक कर रहे थे। सन्नाटे में उन्हें महसूस हुआ कि वो इस बीतती रात के साथ साथ अपने अंदर कितना बड़ा तूफान समेटे हुए हैं। बेटे व बहू की ये सुहाग रात एक पल में धराशायी हो सकती है। शेखर जी सोच रहे थे कि वे अपने अंदर का तूफान दबाए रहें या बहने दें। यही सोचते सोचते शेखर जी की आंखों में आंसू आ गए। झालरें अभी भी सजी थीं। इस रात यदि कोई जाग रहा होगा तो दीपू, उसकी पत्नी या वो स्वयं। काश उन्होंने बहू रजनी को पहले ही देख लिया होता। काश वो 15 दिनों के लिए बाहर ना गए होते। उनके बेटे की होने वाली पत्नी रजनी ना जाने कितने लोगों के साथ रात बिता चुकी होगी। वो बेटे और पत्नी सुलोचना से कैसे कहें कि जिसे वो गृह स्वामिनी बनाकर लाए हैं, वो तो घर की देहरी में कदम रखने लायक भी नहीं है। वो एक गिरी हुई और चरित्रहीन लड़की है। अंधकार में सोचते सोचते उन्हें 1 वर्ष पहले की घटना याद आई तो वे पीछे अतीत में लुढ़क गए। शेखर जी का कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी बुराइयों से दूर शेखर जी ने जो पैसा कमाया वो घर परिवार पर खर्च किया। पत्नी व पुत्र के बीच उनका बहुत खुशहाल परिवार था। 1 साल पहले शेखर जी को व्यापार के लिए मुंबई जाना पड़ा था। वे एक अच्छे और मशहूर होटल में ठहरे थे। वहां एक पार्टी से उनकी व्यापार के संबंध में मुलाकात होनी थी। निर्धारित समय पर वे शाम 8 बजे होटल के कमरे में पहुंचे थे। होटल के कमरा नंबर 5 के दरवाजे पर जो ही हाथ रखा तो एक ही झटके में दरवाजा खुल गया और कमरे से एक लड़की तेजी से बाहर निकली। उसी लड़की का पूरा चेहरा उनके सामने था। कंधे पर थैला टांगे आकर्षक वस्त्रों में घबराई हुई सी वो युवती तेजी से बिना उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। पहले तो उन्होंने सोचा वापस लौट जाएं, पता नहीं अंदर क्या चल रहा हो। तभी उन्हें वही पार्टी दिखी जिसके साथ उन्हें व्यापार के सिलसिले में बातचीत करनी थी। आइए शेखर जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कैसी रही आपकी यात्रा? जी बहुत अच्छी, पर मिस्टर मैं वो लड़की, ओह। वे उस समय पैंट और शर्ट पहन रहे थे। मुस्कुराकर बोले, ये तो मौज मस्ती की चीजें हैं भाई शेखर जी। हम ऊपरी कमाई वाला पैसा इन्हीं चीजों पर तो खर्च करते हैं, बीवी के जेवरों और ऐसी लड़कियों पर। और जोर से हंस पड़े। शेखर जी सोचने लगे, लानत है ऐसे पैसे और ऐश पर। पार्टी से बातचीत के दौरान वो लड़की उनके दिमाग से 1 सेकंड के लिए भी नहीं उतरी। क्या मजबूरी थी उस लड़की की? क्यों इस गंदे धंधे में लगी है? इतने नासमझ तो वे ना थे, जानते थे पैसे देकर ऐसी लड़कियों का प्रबंध आराम से हो जाता है। होटल में ठहरे उनके व्यवसायी मित्र ने जरूर उसे पैसे देकर बुलवाया होगा। उस वक्त वे उस लड़की को सिर्फ इतना ही कह पाए कि वो एक बुरी लड़की है। मुंबई से लौटकर वे घर आ गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ महीनों बाद उन्हें 3-4 महीने के लिए यूएसए जाना पड़ गया। जब वे यूएसए में थे तभी पत्नी ने बेटे का रिश्ता तय कर दिया था। कुछ दिनों बाद की शादी की तारीख पड़ी थी।
इसलिए शेखर जी यूएसए से बहू के लिए कीमती उपहार भी लाए थे। यूएसए से वापस लौटने के बाद सुलोचना ने पति से कहा, उर्वशी को तुम तो जानते हो। हाँ भाई हाँ, तुम्ही ने तो बताया था, जो मुंबई में रहती है, उसी की बेटी रजनी है ना। हाँ, सुलोचना बोली। सच पूछो तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं तुम कहीं इनकार ना कर दो कि एक साधारण परिवार की लड़की को। पगली, उसकी बात काटकर शेखर जी ने कहा, इतना पैसा हमारे पास है, हमें तो सिर्फ एक सुशील बहू चाहिए। पत्नी बोली, उर्वशी मेरी बचपन की दोस्त थी, शादी के बाद पति के साथ मुंबई चली गई थी। कई वर्ष हो गए उर्वशी के पति को गुजरे, तब से बेटी रजनी ने ही नौकरी करके परिवार को चलाया है। सुलोचना, ये घर तुम्हारा है और फैसला भी तुम्हारा। वे हंसकर बोले थे, पर बहू की फोटो तो देख लो, अब कितने दिनों की बात है। शादी में इकट्ठे दुल्हन के लिबास में ही बहू को देखूंगा। हाँ, अपना बेटा दीपू तो खुश है ना, एक ही तो बेटा है, उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी हो सकती है। शादी के दौरान भी शेखर जी बहू को ठीक से नहीं देख पाए थे। जब भी कोई उन्हें दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर उनके साथ फोटो लेने के लिए बुलाने आता तो आधे रास्ते से फिर कोई दूसरा खींच ले जाता। बहू घूंघट में थी, काश उसी समय फोटो देख ली होती। अनायास बच्चों के शोर पर शेखर जी वर्तमान में लौट आए। सुबह का धुंधलका फैल रहा था, लेकिन उनके मन की कालिमा धीरे धीरे और गहरा रही थी। नाश्ते के समय भी जब वे बाहर नहीं निकले तो बेटा डॉक्टर बुला लाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ टेंशन में है, लगता है सोए भी नहीं है, ये दवा दे दीजिएगा, इन्हें नींद आनी जरूरी है। पूरा घर परेशान था। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो वे एकदम से बीमार पड़ गए। बहू ने आकर उनके पांव छुए और थोड़ी देर वहां खड़ी भी रही, लेकिन ससुर जी आंखें बंद किए पड़े रहे। बहू ने पूछा, बाबूजी आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया। बहू लौट गई थी। शेखर जी का मन कर रहा था कि अपनी बहू को फौरन घर से निकाल दें। यदि यही बहू सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी तो भला वे कैसे जी पाएंगे? क्या उनका दम नहीं घुट जाएगा? इस घर की हर सांस, हर कोना उन्हें यह एहसास कराता रहेगा कि उनकी बहू एक गिरी हुई लड़की है। इस सत्य से अनभिज्ञ सुलोचना और दीपू कितने खुश हैं। वे समझ रहे हैं कि रजनी के रूप में घर में खुशियां आ गई हैं। अजीब कश्मकश है जो उन्हें ना तो जीने दे रही है ना मरने। शेखर जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम दोनों बेटे बहू को कहीं घूमने भेज दें। उनका तो रिजर्वेशन था, लेकिन आपकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से बहू ने मना कर दिया। वे चिढ़ गए। शराफत का अच्छा ढोंग रच रही है। धीरे धीरे शेखर जी कमजोर होते गए। कारोबार बेटे ने संभाल लिया था। पत्नी समझ रही थी कि यूएसए में पति के साथ कुछ न कुछ ऐसा घटा है जिसने इन्हें टेंशन से भर दिया है। अचानक एक दिन घर में पता चला कि शेखर जी मुंबई जा रहे हैं, तो बहू ने डरते सहमते एक चिट्ठी उन्हें थमा दिया। बाबूजी, मौका लगे तो घर हो आइएगा, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। कहकर उन्होंने चिट्ठी ले लिया। बहू के घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन फिर भी कुछ राज लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने बहू की माँ से पूछा, बहू मुंबई में कहाँ काम करती थी? वे शीघ्र ही मतलब की बात पर आ गए। मेघराज होटल में चाचा जी, बहू के भाई ने उत्तर दिया। भाई साहब, हमारी इच्छा तो नहीं थी कि रजनी होटल की नौकरी करे, पर नौकरी अच्छी थी, इज्जतदार होटल है, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, फिर आसानी से नौकरी मिलती कहाँ है। शेखर जी को लगा समधिन गोल मोल जवाब दे रही हैं कि होटल में उनकी बेटी का काम करना मजबूरी थी। तभी शेखर जी की आंखों के सामने होटल का वो दृश्य घूम गया जब इसी होटल में उनकी उसी पार्टी से मुलाकात हुई थी जिनके साथ उन्हें व्यावसायिक बातचीत करनी थी। शेखर जी ने एक छोटा सा निर्णय लिया और उसी होटल में ठहर गए। जब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो मंजिल का भी पूरा पता कर ही लें। शाम को उसी पार्टी को फोन मिलाया और व्यापार की कुछ बातें की। पता चला 2 दिनों बाद ही वही पार्टी मुंबई आने वाली है, तो वे भी रुक गए। सब कुछ मानो चलचित्र सा घटित हो रहा था। कभी शेखर जी सोचते कि पीछे हट जाएं, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं वो। रात में व्यावसायिक मित्र से मुलाकात की और कुछ देर बैठकर इधर उधर की बातों के बीच ही वे मुख्य मुद्दे पर आ गए। मित्र, एक बात बता, यहाँ लड़कियां कैसे मिलती हैं? मित्र ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हंसे। वाह, शौक भी जताया तो इस उम्र में। भाई, हमने तो ये सब छोड़ दिया है। हाँ, यदि तुम चाहो तो इंतजाम हो जाएगा, पर यहाँ नहीं। क्यों? ये होटल इन सब चीजों के लिए नहीं है। यहाँ इस पर सख्त पाबंदी है
क्यों झूठ बोलते हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे कमरे से एक लड़की को निकलते देखा था। मित्र कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक चौंक कर बोला, तुम 2 वर्ष पहले की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ वही बात, बौखलाकर शेखर जी बोले। उनकी सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जीवन के किसी बहुत बड़े इम्तिहान का रिजल्ट निकलने वाला हो। मित्र बोला, मुझे याद है, वो लड़की यहाँ काम करती थी। मैंने उसे जब स्वागत कक्ष में देखा था तभी मेरी नीयत खराब हो गई थी। अक्सर होटलों में मैं लड़की बुलवा लिया करता था। उस दिन फिर वो लड़की, हाँ यार, बाथरूम का नल टपक रहा था, उसने मिस्त्री भेजा। दोबारा फिर जब मैंने शिकायत ऊंची आवाज में की तो वो खुद चली आई। उस समय वो घर जा रही थी, इसलिए होटल के वस्त्रों में नहीं थी। इसी कारण वो और भी आकर्षक लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर नोटों की एक गड्डी उसके हाथ पर रखी थी, लेकिन वो मेरा हाथ झटककर तेजी से बाहर निकल गई। ये मुझे इस कारण भी याद है कि कमरे से निकलते वक्त उसकी आंखें आंसुओं में डूब गई थी। यहाँ से जाने के बाद मुझे दिल का दौरा पड़ा। अब ज्यादा उत्तेजना मैं सहन नहीं कर पाता। कुछ माह पहले ही पत्नी भी चल बसी। अब सादा सरल जीवन काफी रास आता है। मित्र बोलता जा रहा था। उधर शेखर जी को लग रहा था कि वे हल्के होकर हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब वे अपनी बहू रजनी की ओर से पूर्ण संतुष्ट थे। अब वही लड़की उनके घर की बहुरानी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।